ओके, तो जस्ट फॉर नॉलेज हम लोग ये वाला सवाल करने वाले हैं 11 का पार्ट 6, सही है। और यहाँ पर बहुत सिंपल सवाल है, एक मेथड बस यूज़ होगा आपका, और मोस्ट प्रोबेबली पास पेपर में इस तरह का शायद सवाल है। तो सबसे पहले आपका क्या है, 2 सीरीज़ का बॉल बेयरिंग है, सही है। तो आप अगर अपनी टेबल्स में जाओ, ये टेबल की पीडीएफ ले लो किसी से तो अच्छा है, एक ही जगह है सारे टेबल्स। तो आप सबसे पहले आओगे 2 सीरीज़ के बॉल बेयरिंग, सही है। ये जो बॉल बेयरिंग है ये आपने 2 सीरीज़ के देखना है। तो 2 सीरीज़ में इसमें आपका सिर्फ कौन सा ग्रूव वाला है, सही है। एंगुलर में 2 सीरीज़ नहीं आता, सिर्फ ग्रूव वाले में 2 सीरीज़ आता है। इसका मतलब सबसे पहले आपने बोलना है कि मेरी डीप ग्रूव, इसकी बात हो रही है। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट तो हट गया, ये तो है ही नहीं आपका, पहली बात हो गई, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया इस टू बी सेलेक्टेड, ये आपने सेलेक्ट करना है, जिसमें आपका रेडियल लोड एफ आर गिवन है और थ्रस्ट लोड एफ ए गिवन है। आप आपको कुछ भी नहीं आता छोड़ दो, जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। आपको कुछ भी नहीं आता सब समझो एमडी का, सही है। आप बिल्कुल अपना दिमाग खाली करो और ये वाला सवाल समझ लो, जैसा मैं समझा रहा हूँ रट्टा मार लो इसको, पेपर में छाप देना है, इट इज़ मेथड, सही है। एक आपको रेडियल फोर्स गिवन है, एक आपको थ्रस्ट फोर्स को एफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिजायर्ड लाइफ एल डी दी हुई है, आपको एल डी दी हुई है 5000, और आपको इनर रिंग रोटेशन, ये मेन है, एक फैक्टर होता है आपके सवाल में वी आएगा, सही है। अगर इनर रिंग रोटेशन लिखा है सवाल में वी को 1 लिख देना, अगर आउटर रिंग आएगा तो वी को आई गेस 1.2, ये एक बार कंफर्म कर लेना। और आपको रेट गिवन है 900 रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एन की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। कह रहे हैं व्हाट इज़ द बेसिक लोड रेटिंग दैट शुड बी यूज इन सेलेक्टिंग, आपको एक बेयरिंग सेलेक्ट करना है, सही है। और आपको एक सीटेन चीज़ निकालनी होती है, मैं बताता हूँ वो क्या है, सही है, वो आपको निकालना होता है। और रिलायबिलिटी कितनी दी हुई है 0.90, आर रिलायबिलिटी है 0.90। अच्छा, एक टेबल मैंने पढ़ा था, उसमें कहते हैं कि आपकी जो रिलायबिलिटी है ना, उसके उससे एक फैक्टर होता है A1, तो 0.90 पे A1 की वैल्यू 1 होती है, सही है। 0.95 होगा तो ये मेरे ख्याल से 1.3 इस तरह चेंज होती है थोड़ी सी। तो अगर पेपर में आया तो यहाँ तो टेबल गिवन होगा या 0.90, तो जहाँ भी 0.90 गिवन होगी ना आपको, जहाँ भी रिलायबिलिटी, तो वहाँ पे A1 फैक्टर को 1 कर देना। कुछ फैक्टर्स के मैं जिक्र कर रहा हूँ, सही है। एक फैक्टर है आपका B, उस B को आपने लेना 1.438। आई हैव टू डू रिसर्च अबाउट इट कि इसको हम ये क्यों लेते हैं, मैंने लिखा भी था, लेकिन लेट्स टेक इट एज अ कांस्टेंट, सही है, इस फैक्टर को। और एक आपके पास है A, सिर्फ A, ये A1 है ना, ये A। जब आपके पास सवाल में लिखा हुआ हो कि बॉल बेयरिंग है, तो बॉल बेयरिंग के लिए A की वैल्यू क्या होती है 3, सही है। सिर्फ सिलेंड्रिकल बेयरिंग होती है जिसके लिए आपकी पावर ये वैल्यू 10/3 होती है, बाकी सबके लिए 3 होगी। तो ये आपके लिए सवाल है। सबसे पहले आंखें बंद करके सवाल कैसे शुरू करना है, आपने डाटा बनाना है। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, सही। ये क्वेश्चन सिर्फ 11 का पार्ट 6 है। तो यहाँ पर आपने बता दिया फोर्स है, ये आपका एल डी है, ये सारी चीज़ें चेक करो, सारी चीज़ें लिखी, सही है। आंखें बंद करके सबसे पहले आपने ये फार्मूला लगाना है, एक्स डी निकालना है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एक्स डी, सही है। एक्स डी बराबर होता है हमारे इसके एल डी अपॉन एल आर। आपने क्या करना है, एल डी एन अपॉन एल आर, एल डी एन अपॉन एल आर। एल डी मतलब 5000, एन मतलब नंबर ऑफ रोटेशन दैट इज़ 900। अब ये पर मिनट में है तो इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और डिवाइड बाय एल आर आपका यही रहेगा 1 मिलियन, सही है। एल आर आपका ये रहेगा 10⁶, ये आपका सेम रहेगा, ये आपका चेंज हो जाएगा, बस ये चीज़ें अंदर की चेंज होगी जो भी सवाल में गिवन होगा, ठीक है। ये लगाने के बाद आपके पास एक्स डी की ना एक वैल्यू बनेगी, बस इसको साइड पर छुपा के रख दो। नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट C10, सही है। C10 का ये फार्मूला है, फार्मूला को आपने रट्टा मारना है। तो ये C10 का फार्मूला है, यहाँ पे एफ आर आपके पास ऊपर है 8, एक्स डी की वैल्यू आपने निकाल ली है, पुट कर देना। ये वैल्यूज बेसिक है। आर रिलायबिलिटी 0.90, ये बी फैक्टर जो 1.43 मैं कह रहा था, ये ए फैक्टर जो कि 3 है, A1 नहीं है याद रखनी, ए है जो कि 3 आएगा। ये जब पूरा आप सॉल्व करोगे, सही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C10 की वैल्यू आएगी एक तकरीबन 52 के करीब, ठीक है। अब आपके पास ये क्या है, ये C10 है, ये मिनिमम आपके पास क्या है, बेरिंग लोड है एक तरह से C10, सही है। अब आपको एक ऐसा बेयरिंग डिज़ाइन करना है, ये तो आपने सिर्फ रेडियल फोर्स पे निकाला है। अब मसला ये है कि आपके पास थ्रस्ट फोर्स भी लग रही है, समझ रहे हो इशू। ये आपने C10 तो निकाल लिया, ये तो आपका मिनिमम C10 है,
कि आप इससे कम तो जा ही नहीं सकते। अब हमने इस पूरे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, हमारे यहाँ ना टेबल होते हैं, सही है। ये हमारे पास टेबल है, तो हमने क्या करना है, इन लोगों ने बोला है कि आपने डीप ग्रूव में से ही हमें एक बेयरिंग सेलेक्ट करना है। अब आपके पास ये तकरीबन 10 से 20 बेयरिंग है, आपने इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, सही है। तो बड़ा मसला होता है कि हम ना यार एक एक करके वैल्यूज डालें, आपको कम से कम भी इसमें 4 घंटे लगेंगे ये करने में। तो थोड़ी सी आसानी हम शुरू में ये कर लेते हैं कि हम शुरू में ही एक C10 निकालते हैं, जो मिनिमम C10 होता है हमारा। मिनिमम कैसे, जिसपे हम हमारी टोटल 2 फोर्स लगती हैं, एक ये। हम एक काम करते हैं, सिर्फ एक फोर्स अपनी लगा देते हैं इस फार्मूले के अंदर। तो हमें पता चल जाए कि यार इतना तो हमें लाजमी बेयरिंग चाहिए, सही है। तो वो कितना है, वो बेयरिंग होना चाहिए 52 किलो न्यूटन का C10 लोड बर्दाश्त कर ले वो, सही है। 52 किलो न्यूटन का लोड बर्दाश्त करे वो। तो आपने टेबल पे आना है, आपने देखना है 52 किधर है, यहाँ C10 में आपने देखना है 52 तकरीबन यहाँ पर आ रहा है ना। तो आपका बेयरिंग 52 बर्दाश्त करे, तो आप उससे एक बड़ा वाला ले लो। बोलो कि 55.9 को मैं चेक करता हूँ कि ये बर्दाश्त कर पाएगा नहीं। जो भी आपकी C10 की वैल्यू आएगी, रूल क्या है आपका हार्ड एंड फास्ट, जो भी आपके पास यहाँ पर C10 की वैल्यू आएगी, ये वाली पहले वाली मिनिमम, इससे टेबल में जाके इससे एक बड़ा ले लेना। तो आप टेबल में जाके यहाँ पर आएगा मेरा कहीं 47 और 55 के बीच में आएगा। डीप याद रखना, डीप ग्रुप के C10 के टेबल में आना है आपने, सही है। उससे एक बड़ा ले लो, सही है। तो एक बड़ा आपने ले लिया है। तो एक बड़ा लेने के बाद आपके पास ये 2 वैल्यूज़ आ गए हैं, सही है। ये आपके पास C10 की आ रही है और ये C0 की आ रही है। इन वैल्यूज़ को आपने अपने पास नोट कर लेना है याद से। तो इन वैल्यूज़ को आपने अपने पास इस तरह नोट कर लिया, सही है। C10 और C0 की ये 2 वैल्यूज़ हैं। अगला स्टेप, अब हम ये दोनों लोड्स को, ये मेरा क्या है, ये मेरा बेयरिंग का है, ये मेरा बेयरिंग के लोड है। अब मैं इन लोड्स को रिलेशन बनाऊंगा किसके साथ, जो हमारी दोनों फोर्सेस का कंबाइंड लोडिंग है। ये तो हमने एक की निकाली है ना, अब मैं इन दोनों फोर्सेस की कंबाइंड लोडिंग लगाऊंगा और इसके साथ रिलेशन बनाऊंगा, सही है। इसके साथ रिलेशन बना के मैं देखूंगा कि मेरा ये वाला बेयरिंग मेरी कंबाइंड लोडिंग को इंड्योर बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। अगर तो मेरा जो मैं बेयरिंग से लोड निकालूंगा अपना C10, अगर मेरा वो ज़्यादा आता है इस वाले C10 से अगर वो ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर मेरा फोर्सेस का लोड, जो मैं कंबाइंड लोड निकालूंगा, ये फोर्सेस का लोड है मेरा, सही है। अगर ये मेरा बेयरिंग के लोड से ज़्यादा आता है, तो ज़ाहिर बेयरिंग नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इससे बड़ी वैल्यू लूँगा, फिर मैं उससे बड़ी वैल्यू लूँगा, फिर एक एक करके मैं तब तक बड़ी वैल्यू लेता रहूँगा जब तक कि मेरा बेयरिंग का लोड मेरी फोर्स के लोड से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरह करना होता है। तो अब आ रहा है अपना नेक्स्ट स्टेप, सही है। ये आपने लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू हो गया। आपने इसका C0 निकालना है। ये C0 आपका काम आएगा। असल में आप जो अपनी फोर्सेस निकालोगे ना, वो इसका C0 यूज़ करते हुए निकालोगे। ये आपके स्टेप से रट्टे मारो टाइट करके। C0 आपने ले लिया। सबसे पहले आप निकालोगे F0/A। अच्छा देखो, हमने असल में ना यार ये ग्राफ यूज़ करना होता है, और ये वाला टेबल। इस टेबल के लिए हमें कुछ चीज़ें निकालनी होती हैं। सबसे पहले हमें चाहिए FA/C0, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमें चाहिए FA/VFR। V हमारा क्या है यहाँ पर, 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमें चाहिए FA/FR, सही है। FA/FR तो आराम से मिल जाएगा। देखो FA/ कहाँ है, मैंने यहाँ पर कहीं सॉल्व किया, ये रहा। देखो V तो हमारा 1 है, सही है। FA/FR, FA 4 था और FR हमें 8 गिवन था, तो वो आ गई वैल्यू 0.5। इसी तरह हमें जो यहाँ टेबल की रिक्वायरमेंट है FA/C0, FA हमारा कितना था, 4, और C0 हमारा था 34। हमने ये भी निकाल लिया, दोनों चीज़ें निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम टेबल में जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा FA/C0 की वैल्यू कहाँ है। तो ये आ रही है 0.1176। तो टेबल में जाके मैं देखूंगा 0.117, तो 0. यहाँ पर इस वाले में तो ये आ रही है 0.11 और ये तकरीबन 170 होगी ना, अगर इसको मैं 3 डेसिमल में ही करता हूँ दोनों को, सही है। तो 110 और 170, और ऊपर क्या है 110 और 0.84, तो मेरी है 117। तो वो बीच में आएगी लाजमी, 110 और 170 के बीच में मेरी वैल्यू कहीं आएगी। अब मुझे E की वैल्यू चाहिए। E की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि मेरी ना ये बात डिपेंड करती है कि मैंने इन दोनों में से कोई एक टेबल यूज़ करना है। असल में हम लोग ये सारा करते क्यों हैं, ये सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है। असल में हमें ना
ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है पी निकालने का, से कम, इसे कहते हैं कंबाइन लोडिंग मेरी लैंग्वेज में। तो पी के फॉर्मूले में आपके पास वी तो 1 हो गया, एफ आर आपको पता है, सही है, एफ ए आपको पता है, एक्स और वाई नहीं पता। ये जो एक्स और वाई हम निकालते हैं ना, ये टेबल से निकलता है, सही है। अब टेबल से आपके पास दो तरह के एक्स वाई है, एक ये एक्स वाई है, एक ये एक्स वाई है, बस दो कंडीशन आपके पास है। एक कंडीशन ये है कि जो आपका एफ ए अपॉन वी एफ आर आया है, जो मेरा यहाँ पे एफ ए अपॉन वी एफ आर आया है, जो कि 0.5 आ रहा था, सही है, ये मेरी अगर ये वाली वैल्यू लेस देन ई होती है तो एक कंडीशन बनेगी, और अगर मेरी ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन ई होती है तो मैं एक एक्स वाई यूज़ करूँगा। यहाँ देख लो, अगर तो ग्रेटर देन ई होती है तो मैं अपने x2 और y2 के टेबल यूज़ करूँगा। अगर लेस देन या इक्वल टू ई होती है तो मैं x1 और y1 के टेबल यूज़ करूँगा। तो अब मुझे ई चाहिए, मसला ये, इस पॉइंट पर मुझे ई चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा टेबल पे, मुझे ये वाला बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर ई चाहिए। अच्छा, वैसे गौर से देखो, अगर मैं इनके बीच में भी ई निकाल लूँ ना, तो मुझे अभी देखने से ही पता चल रहा है, कि मेरा जो ई आएगा वो 0.3 से लेके 0.34 के बीच में आएगा। तो अगर मैं मैक्स भी ले लूँ ना 0.34, तब भी मेरा ई जो है वो लेस देन है मेरे 0.5 फैक्टर से। तो मुझे इंटरपोलेट करने की ज़रूरत, मुझे आंखों से ही दिख रहा है, समझे। मुझे असल में इसके बीच का चाहिए। वैसे तो इंटरपोलेट यहाँ पर हुआ है, ये देखो, ये इंटरपोलेट करके इन दोनों के बीच में ई की वैल्यू निकाली है जो कि 0.304 आ रही है। तो हमें पता है कि 0.304 लेस देन है 0.5 से, तो हम ये वाला ले लेंगे, ये वाला रिलेशन कि ई आपका लेस देन है, या फिर आप ये कह सकते हो एफ ए अपॉन वी एफ आर ग्रेटर है ई से। तो हम यहाँ पर अब जो वैल्यूज़ लेंगे वो x2 और y2 की लेंगे, सही है। x2 का पूरा कॉलम 0.56 है, आंखें बंद करके x2 की वैल्यू लिख दो 0.56, और y2 का कॉलम अलग अलग है। तो आपका जो पॉइंट आ रहा है एफ अपॉन सी नॉट, वो इनके बीच में आ रहा है यहाँ पर। तो आपको y की वैल्यू इनके ना बीच में चाहिए, सही है। अब आप करोगे इंटरपोलेशन, स्टार्ट कर दो इंटरपोलेशन, कोई भी लगा दो, जैसे इन तीनों के बीच में आपको एफ अपॉन सी नॉट तो पता है ना, 170 है आपका, यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ पता है, यहाँ पर बीच में एक्स करके आप इंटरपोलेट करो। देखते हैं यहाँ पीडीएफ में हुआ है इंटरपोलेट, पीडीएफ में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आई डिडंट इंटरपोलेट, क्योंकि नो मूड। भाई इतनी लंबी होती है इंटरपोलेट में। आप एक काम करो, आप ना इसको अंदाजे से देख लो, मतलब आपको पता है ना इनके बीच में कहीं आएगा, सही है, और इनके बीच में कितना फ़र्क है। अगर ये 110 है ना, तो आपका पॉइंट है 117, और 117 के बाद है 170, मतलब 110 के ज़्यादा करीब है 117 एज़ कम्पेयर टू 170, सही है। तो आप बोलोगे कि बहुत ही माइनर सा चेंज है, तो मैं बोलूँगा कि यार 145 से अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ, तो वैसे तो ये डिक्रीज़ कितना फ़र्क आ रहा है, 145 से मतलब 1.45 से 1.31 पे जा रहा है। तो मैं बोलूँगा यार मैं एक काम करता हूँ, मैं 1.42 ले लेता हूँ उसको, इतना ही नीचे आएगा, इससे ज़्यादा थोड़ी आएगा। इंटरपोलेट करके देखो इसका क्या आता है। तो आपने अंदाज़ा से ले लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके सवाल पे इतना ज़्यादा। तो आपने यहाँ पर y2 की वैल्यू निकाल ली, आपने अपने फॉर्मूले में डाली, सही, सारी से पता है आपके पास ना p की वैल्यू आ गई, सही है। अब p की वैल्यू के बाद आप क्या करोगे, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि वैसे तो LX वाला मुझे ChatGPT ने लिखवाया था, बट दिस इज़ द फॉर्मूला वी आर यूजिंग। आप अगर इसको एज इट इज़ रट्टा मारो तो ज़्यादा बेहतर है, एज इट इज़। ये कौन सा वाला C10 है, ये है कंबाइंड C10, ओके। अच्छा, ये फॉर्मूला सेम है, आपको पता है, ये फॉर्मूला सेम है जो हमने ऊपर XD लगाया ना, ये जो फॉर्मूला है आपको पता है, ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये बराबर होती है A1 की, A1 के। अगर मैं यहाँ पर A1 रख दूँ तो ये मेरा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये पूरा A1 के बराबर होता है, ठीक है। तो A1 हमारा 1 के बराबर है, मैंने बताया था रिलायबिलिटी फैक्टर के लिए। अच्छा, ये हम क्यों नहीं लेते यहाँ पर, अभी हमने बताओ A1 क्यों नहीं रखा, 1 क्यों नहीं रखा। यार हम शायद 1 भी रख सकते थे, रुको मैं चेक करता हूँ। गाइज आई जस्ट केम अक्रॉस है कि मेरी जो वैल्यू है वो 0.97 तकरीबन 1 आ रही है। तो ये जो नीचे है ना, ये पूरा A1 के बराबर होता है, सही है, और A1 आपका यहाँ पर 1 है। ये असल में कब करते हैं, क्योंकि ना, अच्छा आप डायरेक्ट 1 नहीं लिखने ना यार, ये नहीं यार भाई, आप A1 नहीं करो, आप ऐसे ही सॉल्व करो। पता है क्यों, क्योंकि आपको टेबल में जो मैं आपको ग्राफ बताया ना, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि यार रिलायबिलिटी का एक टेबल होता है जहाँ से A1 की वैल्यू मैंने 1 निकाली है।
वो आपको पेपर में नहीं गिवन होगा, तो आप इसको मैनुअली पूरा सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास यहीं से बना है, ये रहा फार्मूला। अब ये यहाँ पर फोर्स थी पहले, अब आपने टोटल पी लगा दिया है, सेम फार्मूला और कुछ भी नहीं है। सही है, ये तकरीबन आपके A1 को आपने डायरेक्ट 1 नहीं रखा, मतलब अब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मैं पूरा सॉल्व करूँ। जब इस नीचे वाले को पूरा सॉल्व करोगे बनेगा तकरीबन 0.97 या 98, इस जिसको हम 1 के इक्वल ले लेते हैं तकरीबन। ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया, XD आपका कितना है 270, और P आपने निकाल लिया 10.6, और 1/A आपका 3 है क्योंकि आपका बॉल बेयरिंग है। यहाँ से आपके पास एक C10 आएगा, तो मैं ऊपर आ गया, वहाँ पे आपके पास C10 आया कितना 65.67। ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपका टोटल फोर्स कंबाइंड लोडिंग, मैं कह रहा हूँ CL से बोल रहा हूँ, आपका कंबाइंड लोडिंग लगने के बाद जो आपका फोर्स जनरेट हो रही है वो कितनी हो रही है बेयरिंग के ऊपर, 65 की फोर्स जनरेट हो रही है। और आपका बेयरिंग कितनी बर्दाश्त कर सकता था जो हमने निकाली थी, आपका बेयरिंग सिर्फ 55.9 बर्दाश्त कर सकता है, C10 को कहते हैं हम। सही है, तो आपका बेयरिंग 55 बर्दाश्त कर सकता है, और आपका आंसर आ रहा है 65, तकरीबन 10 फोर्स का फ़र्क आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उससे बड़ा वाला बेयरिंग लेंगे। ठीक है, तो हम टेबल में आएंगे, हमने पहले बेयरिंग लिया था कौन सा, हमने 55.9 लिया था, अब हम ले लेंगे 61.8। तो इस तरह हम ये पूरा प्रोसेस बार बार करते रहेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा वो बड़ा ना आ जाए। अब क्योंकि तो मुझे पता है, क्योंकि यहाँ गाइड में जो गाइड है यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर इसका, तो मैं बार बार आइट्रेशंस नहीं करूँगा। सही है, आप अपने एग्जाम में भी ना थोड़ा दिमाग लगा के देख सकते हो कि अगर आपका आंसर थोड़ा गैप ज़्यादा आ रहा है ना दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे 10 का गैप आ रहा है, चलो 2-3 का गैप हो तो आप अगली आइट्रेशन कर दो। आइट्रेशन कहते हैं कि अगली वैल्यूज़ को पुट करना। अगर आपका यहाँ पे जैसे होता ना कि 63 आ रहा होता और यहाँ 65 आ रहा होता, तो 63-65 2 का फ़र्क है। आप एक काम करते, आप फिर 61.8 लोगे। सही है, आप जब 61.8 लेते तो आपका आंसर आ जाता है, लेकिन क्योंकि 10 का फ़र्क है तो हम यहाँ से थोड़ा जंप करते हैं, हम डायरेक्ट ये वाली लेते हैं। हम कहते हैं यार कि हम जब ये वाला बेयरिंग लेंगे ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, फोर्स बहुत ज़्यादा है, हम एक काम करते हैं थोड़ा एक ही बार थोड़ा बड़ा बेयरिंग ले लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं सवाल। आपने ये बेयरिंग ले लिया, सही है, अब इसकी रीडिंग ले लेनी है दोनों आपने, H10 और H0 और C10 और C0 की। तो आपने अपने नए बेयरिंग की वेज में कि आपने रीडिंग ले ली, ये पढ़ लो, पॉज करके पढ़ना है तो क्या लिखा हुआ है। तो आपने जंप करके डायरेक्ट बेयरिंग की रीडिंग ले ली, ये वाली रीडिंग है आपके पास। सही है, वापस सेम काम करोगे, FA/C0 निकालोगे और FA/FR निकालोगे। FA/FR वही आएगा आपका, ज़ाहिर है 0.5, और FA/C0 आपका आ रहा है 0.089। तो 0.089 बहुत छोटा है 0.5 से, इसका मतलब आप टेबल कौन सा, मतलब आपका FA/FR इज़ ग्रेटर देन E, तो इसका मतलब आप वापस ग्रेटर वाला टेबल यूज़ करोगे, ये वाला टेबल। सही है, ये वाले टेबल में x की वैल्यू तो आंखें बंद करके 0.56 आपने लिख दिया। सही है, y की वैल्यू कैसे पता चलेगा कि आपको 0.089, टेबल पे आओ 0.089 का आएगा, 0.089 तकरीबन यहाँ आएगा, है ना, इन दोनों के बीच में आएगा 0.089, इन दोनों के बीच में आएगा। तो आप तकरीबन ये y की वैल्यू है, आप यहाँ पे इंटरपोलेट कर लेना। इंटरपोलेट का दिल नहीं चाह रहा, आप यहाँ पे एक अंदाज़न वैल्यू ले रहे हो, मुझे लगता है 1.53 होनी चाहिए, यहाँ पर आके देखता हूँ। सही है, ये गाइड वालों ने इंटरपोलेट करके निकाली 1.53, तो अंदाज़ा सही कर लो, बहुत टाइम बचेगा यार, मैं नहीं बोलूँगा इंटरपोलेट करो एक 0.0 के पीछे, अंदाजे से लो इसको। तो x और y की वैल्यू होगी, अपने p के फॉर्मूले में डालोगे कंबाइंड लोडिंग के। कंबाइंड लोडिंग में इसको 1 रखा, इसको 0.56 रखा, 8, इसको 1.53, इसको 4 सब गिवन है, तो आपके पास कंबाइंड लोडिंग क्या आई है नई वाली 10.60। सही है, पहले क्या आ रही थी, पहले आपके पास आ रही थी 10.16, अब आ रही है 10.60। ये अगर मसला नहीं है 10.60 आ रही, मेन जो है ना आपका असल में वो खैर हो गई, कोई सीन नहीं है, सॉल्व करते हैं, कुछ भी मेन नहीं है, इजी सीन है, बस आइट्रेशन है, बेसिक बहुत आसान सवाल है। तो आपने बस यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला था जो C10 वाला था, A1 वाला, यहाँ पे आपका तकरीबन 0.971 के बराबर है, यहाँ 1 रख दिया, ये हमारा 270 था, ऊपर हमने निकाला था, ये हमारा 10.60 था। सही है, ये हमारा 3 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 68.51। तो जब आप एक बड़ा बेयरिंग यूज़ करोगे, ठीक है,
तो बड़ा बेरिंग की वजह से जो आपका कंबाइंड लोडिंग लगेगी, सही है, जो जो बेरिंग के ऊपर कंबाइंड लोडिंग लगेगी, जो फोर्सेस लगेंगी वो लगेगी 68 किलो न्यूटन की। अब आपका बेरिंग देखते बर्दाश्त कर सकता है नहीं, आपका बेरिंग की जो बर्दाश्त लिमिट थी वो आपने निकाली थी, कितनी आ रही थी 70.2। इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बेरिंग की बर्दाश्त लिमिट थी 70.2 और आपकी जो फोर्सेस आ रही हैं, जो आपका सिस्टम में जो मैक्सिमम कंबाइंड इफेक्ट है वो कितना आ रहा है 68 फोर्स का आ रहा है, सही है। तो मतलब 68.51 आपके बेरिंग को फोर्स पड़ेगी, लेकिन आपका बेरिंग 70 किलो न्यूटन की फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, तो मतलब आराम से कर लेगा। तो मतलब ये आप डन कर दो। ये मैन्युफैक्चरर को आपने बोला यार ये वाला जो आपने मुझे दिया ना बेरिंग, जिसकी C10 और C0 की वैल्यू ये है, आप ये डन कर दो। मेरा जो सिस्टम है ना, मेरी जो फोर्सेज है उसकी रिक्वायरमेंट है 68, तो आप ये बेरिंग डन करो। तो आप जाओगे टेबल में, आप बोलोगे यार मैं काम करता हूँ डीप ग्रूव C10 में 72 है, मेरा यहाँ पे बोर है 80 डायमीटर। आप बोलोगे, आप मैन्युफैक्चरर बोलोगे भाई 2 सीरीज़ का डीप ग्रूव 80 मिलीमीटर बोर डन कर दे भाई मेरा। तो आप क्या बोलोगे, गाइड का मैं आंसर दिखाता हूँ, स्पेसिफाइड 2080 डीप ग्रूव बॉल बेरिंग डन डन सीन। ये आपका पूरा सवाल है, ये आइट्रेशन का सीन है भाई, इजी सीन है। ओके।